गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आई विश आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पारा, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, जिसके अंदर हमने उसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया। क्योंकि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो काफ़ी कुछ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन से मिलता हुआ रहता है, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ ब्रीफ में इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कॉमन कलेक्टर मीन्स कलेक्टर जो होता है उसको आपको क्या करना है, इनपुट और आउटपुट दोनों सेक्शन में वो कॉमन रहता है, वो कॉमन होता है। कलेक्टर तो होगा ही होगा, चाहे इनपुट लो चाहे आउटपुट लो। और हम जानते हैं कि हम जब ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराते हैं, ट्रांजिस्टर का जब प्रचालन करते हैं, तो एमिटर बेस जंक्शन जो होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है वो हमेशा रिवर्स बायस होता है। तो कलेक्टर बेस जंक्शन इस बार हमारा इनपुट सेक्शन है। ओके, कलेक्टर बेस जंक्शन क्या है, इनपुट सेक्शन है यहाँ पे, और आउटपुट सेक्शन में क्या है, एमिटर। ठीक है, तो ये कुछ बटरफ्लाई जैसा बन गया। सॉरी, बटरफ्लाई ऐसी नहीं होती। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। ये हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये एन टर्मिनल है जिसको हमने पॉजिटिव से जोड़ा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कलेक्टर है उसको हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, इसलिए एन को पॉजिटिव से जोड़ा है। और जो एमीटर बेस जंक्शन होता है उसे हमें क्या करना है, फॉरवर्ड करना होता है। तो एमीटर जो एन टाइप का है उसे हमने नेगेटिव से जोड़ा है, ताकि हम उसे क्या कर सकें, फॉरवर्ड बायस कर सकें। और ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसमें से धारा की दिशा बताने वाला उत्सर्जक, और एरो साइन जो है वो धारा की दिशा बताता है, उत्सर्जक की दिशा बताता है। और करंट आई ई इधर जा रही है, तो आई ई किससे मिलकर बनी है, आई बी और आई सी से। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसी तरीके से एक पीएनपी ट्रांजिस्टर को भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी हम लोग क्या करेंगे, कलेक्टर जो होता है उसको हमें फॉरवर्ड बायस करना है। तो ये पॉजिटिव है, तो इसे हम यहाँ पे नेगेटिव से जोड़ देंगे, और ये हमें रिवर्स बायस में मिल जाएगा। इसी तरीके से जो एमीटर होता है उसको पॉजिटिव को हम लोग पॉजिटिव से जोड़ेंगे, ताकि ये फॉरवर्ड बायस हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे फॉरवर्ड बायस कर देते हैं। इसमें मुख्य बात जो हमारे सामने आती है वो ये है, क्योंकि कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है वो क्या है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है। और रिवर्स बायस होने की वजह से ये क्या करता है, रिवर्स बायस होने की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है। क्योंकि हम लोग पीएन जंक्शन जब पढ़ते हैं तो हम लोगों ने ये अच्छी तरह से स्टडी किया है कि व्हेन जंक्शन इज़ रिवर्स बायस्ड, तो जो बैरियर होता है वो बढ़ जाती है, जो बैरियर की चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है। जैसे जंक्शन पे क्या होता है, एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है ना, जो एक पोटेंशियल बैरियर की तरह काम करती है। तो ये जैसे हम लोग रिवर्स बायस में वोल्टेज लगाते हैं तो इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या है, करंट जो है वो बहुत ही कम करंट रहता है, लीकेज करंट रहता है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ही हाई हो जाता है। अब चूँकि हमने कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में जोड़ा है, और वो भी इनपुट सेक्शन में, तो इनपुट सेक्शन में क्या हो गया, एक हाई रेजिस्टेंस हो गया। और आउटपुट जो सर्किट है हमारा, जो आउटपुट सेक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होने से उसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही लो हो गया है। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर हो रहा है, ऐसा ना तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होता है और ना ही कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होता है, क्योंकि दोनों में ही क्या होता है, इनपुट सेक्शन में रेजिस्टेंस का मान कम होता है और आउटपुट सेक्शन में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें करंट, वोल्टेज और पावर सब के सब एम्पलीफाई होकर के मिल जाते हैं। हाई रेजिस्टेंस की वजह से हाई ड्रॉप होता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कलेक्टर बेस जंक्शन इनपुट सेक्शन में होने की वजह से इनपुट सेक्शन का रेजिस्टेंस जो है वो हाई हो गया, और आउटपुट सेक्शन का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो इसका ये बिहेवियर जो होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है
CB और CE कॉन्फ़िगरेशन के। इस सर्किट को हम लोग कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन या एमीटर फॉलोअर भी बोलते हैं, उत्सर्जक अनुगामी सर्किट भी बोलते हैं। जैसे कि ये जैसे दिखाया गया है कि जैसे कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर का जो सर्किट होता है वो कुछ कुछ एक जैसा सा ही होता है, सिर्फ C और E का जो विन्यास है वो बदल जाता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। उसमें एमीटर ग्राउंडेड रहता है और इसमें कलेक्टर ग्राउंडेड रहता है। और एमीटर वाले कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, आउटपुट सेक्शन में कलेक्टर रहता है, और कलेक्टर वाले कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, आउटपुट सेक्शन में एमीटर का रोल रहता है। ठीक है, तो जो लोड रेजिस्टेंस होता है जिस पे हम लोग आउटपुट प्राप्त करते हैं, वो आउटपुट जो होती है वो एमीटर और ग्राउंड के बीच में जोड़ा जाता है। वो लोड रेजिस्टेंस एमीटर और ग्राउंड के बीच में जोड़ा जाता है। तो ये लोड और इनपुट सेक्शन का रेजिस्टेंस जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, जिसकी वजह से आउटपुट सेक्शन का रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो और इसके अलावा एक चीज़ जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो होगा उसका यूज़ हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग के लिए करते हैं, क्योंकि इसके इनपुट सेक्शन का रेजिस्टेंस हाई और आउटपुट सेक्शन का रेजिस्टेंस जो है वो लो होता है, इसीलिए इसका यूज़ हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग में करते हैं। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जो निर्गम अभिलाक्षणिक होते हैं कॉमन कलेक्टर में, क्योंकि आउटपुट सेक्शन की करंट क्या है, IE, ठीक है, और आउटपुट सेक्शन की वोल्टेज क्या है, VEC। आउटपुट करंट IE और आउटपुट वोल्टेज VEC। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में खींचे जाएंगे, IE और VEC के बीच में, जब IB कांस्टेंट होगा। और जब हम लोग कॉमन एमीटर लेते हैं तो आउटपुट करंट होती है IC और आउटपुट वोल्टेज होती है VCE, और वही IB जब कांस्टेंट होती है। ठीक है, और IC करंट जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली IE के बराबर होती है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती है, क्योंकि IE करंट के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी करंट का हिस्सा होता है, करंट का रोल होता है। लेकिन IC जो है वो सिर्फ उन्हीं चार्ज कैरियर की वजह से होती है जो एमीटर वाले हिस्से से बेस को क्रॉस करके कलेक्टर पर पहुंचते हैं। तो लगभग ये एक दूसरे के बराबर होता है, और वोल्टेज भी क्या है, एक दूसरे के लगभग बराबर होती हैं। साइन कन्वेंशन को अगर देखेंगे तो प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन अगर मोड अपने ले करके और चेक करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के बराबर ही रहते हैं। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन दोनों में ही क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो लगभग एक जैसे ही होते हैं। अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे ये कलेक्टर आउटपुट सेक्शन की करंट IE है मिली एम्पियर में, आउटपुट सेक्शन की वोल्टेज है VEC वोल्ट्स में, और IB को आपने डिफरेंट वैल्यू पे कांस्टेंट किया है, जिससे हमें जो कैरेक्टरिस्टिक मिले हैं वो ड्रॉ किए गए हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इनका बिहेवियर कॉमन कलेक्टर का कॉमन एमीटर के जैसा ही हमें देखने को मिलता है। ओके, और एज़ यू नो अबाउट IE जो होती है वो किससे बनी है, IB और IC से, और IC बराबर होता है अल्फ़ा DC IE प्लस ICBO। ये कैसे होता है, देखो, क्योंकि करंट गेन में हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा DC। ये कब आता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। कॉमन बेस में आउटपुट करंट होती है IC और इनपुट करंट होती है IE। तो IC बराबर क्या आ गया, अल्फ़ा DC IE। तो मेजर रोल तो यही हुआ, अल्फ़ा DC IE। और ICBO जो होता है वो लीकेज करंट होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से प्रवाहित होने वाली धारा होती है। ठीक है, तो IC का ये मान जो है वो हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो IE इज़ इक्वल टू IB, और IC का मान रखेंगे अल्फ़ा DC IE प्लस ICBO। तो IE वाली टर्म को इधर ले जाते हैं, तो IE 1 माइनस अल्फ़ा DC और IB और ICBO ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से IE जो है उसका मान आ गया IB बटे 1 माइनस अल्फ़ा DC और ICB बटे 1 माइनस अल्फ़ा DC। 1 माइनस अल्फ़ा DC को आप लिख सकते हो बीटा DC प्लस 1। आप ये चेक कर लेना कि आप इसको ऐसा कैसे लिख सकते हो, क्योंकि जैसे हमने लास्ट किया था तो उसके अंदर क्या आया था, बीटा DC क्या होता है, बीटा DC होता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट IC बटे IB, ये होता है बीटा DC। तो एज़ यू नो IE इज़ इक्वल टू होता है IB
प्लस आई सी, ये हमने पहले कर लिए हैं। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे आई सी से तो हमारे पास ये आ गया 1, और इधर बन गया 1 ओवर एल्फ़ा डी सी, 1 ओवर बीटा डी सी प्लस 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से आप क्या लिखोगे, 1 ओवर एल्फ़ा डी सी माइनस 1 बट्टे 1 ओवर बीटा डी सी। यहाँ से वैसे हमने निकाला था एल्फ़ा डी सी का मान, और आप चाहो तो इसको 1 मिनट रुको। तो हम लोगों ने क्या निकाला था, बीटा डी सी बराबर एल्फ़ा डी सी 1 माइनस एल्फ़ा डी सी, ये आ गया था ना, ये बना था एल्फ़ा डी सी, और प्लस 1 सॉरी माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1 ओवर एल्फ़ा बीटा डी सी, ये आ गया था। तो आप 1 प्लस बीटा डी सी जब लिखोगे तो एल्फ़ा डी सी बट्टे 1 माइनस एल्फ़ा डी सी प्लस 1, तो एलसीएम लोगे तो 1 माइनस एल्फ़ा डी सी बन जाएगा। एल्फ़ा डी सी से एल्फ़ा डी सी क्या, 1 ओवर 1 माइनस एल्फ़ा डी सी जो होता है वो 1 प्लस बीटा डी सी के बराबर होता है। तो जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो आई ई, और यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो बीटा डी सी प्लस 1 आई बी, और इसको भी लिख सकते हो बीटा डी सी प्लस 1 आई सी बी ओ। आई सी बी ओ क्या होती है, लीकेज करंट होती है, जिसे आप क्या है नेग्लिजिबल भी मान सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आई ई का मान क्या आ गया, बीटा डी सी प्लस 1 आई बी। तो आई ई बटे आई बी बीटा डी सी प्लस 1, आई ई बटे आई बी क्या हो गया, कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन के अंदर आउटपुट सेक्शन की करंट है आई ई और इनपुट सेक्शन की करंट है आई बी। आउटपुट सेक्शन की करंट बटे इनपुट सेक्शन की करंट बराबर है बीटा डी सी प्लस 1, जिसको आप गामा डी सी भी लिख सकते हो। ये डी सी करंट गेन होता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ निकल के सामने आती है कि गामा डी सी जो होता है सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है बीटा डी सी, और सबसे छोटा होता है एल्फ़ा डी सी। कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एल्फ़ा डी सी जो होता है उसका मान 1 से कम होता है, 0.95 टू 0.99 के बीच में, और बीटा डी सी जो है उसका मान क्या होता है, इससे ज़्यादा होता है। जैसे हमने निकाला था ना, उसमें बीटा डी सी इज़ इक्वल टू एल्फ़ा डी सी 1 माइनस एल्फ़ा डी सी, तो इससे 49 या 50 इतना आता है इसका मान। और गामा क्या है, गामा डी सी क्या है, बीटा डी सी प्लस 1। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि गामा डी सी इज़ ग्रेटर देन बीटा डी सी एंड बीटा डी सी इज़ ग्रेटर देन एल्फ़ा डी सी, ये होता है। तो कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन में धारा लाभ जो है वो अधिकतम होता है, यह बीटा डी सी प्लस 1 के बराबर होता है। लीकेज करंट का मान उत्सर्जक विन्यास यानी कि एमिटर कन्फिग्रेशन के ऑर्डर का ही होता है। ठीक है, तो आज हमने कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ा, बहुत ही ब्रीफ है इसका ये एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग लोड लाइन के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने इसको इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि फिर उसको शामिल करने के बाद लेक्चर बहुत ही लेंदी हो जाता है और थोड़ा बोरिंग हो जाता है एक जैसी चीज़ें पढ़ते जाना। तो इसीलिए अब थोड़ा सा कम शॉर्ट में बना करके हम लोग स्टडी करेंगे, ताकि क्या है चीज़ें समझ में आए और एक दूसरे में मिक्सअप ना हो। ओके, ठीक है बच्चों, तो खुश रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो। आज इतना छोटा सा वीडियो बनने का ये नहीं है कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी इतने छोटे छोटे बनेंगे, टॉपिक पे डिपेंड करेगा। हम एक वीडियो में एक टॉपिक करना चाहेंगे, ताकि क्या है उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं वो आपको मिल जाएं। ओके, खुश रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो।